गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे हैं क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन चैप्टर में अपने आगे बढ़ते हुए बच्चों करेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता, यानी गैसों की द्रवों में विलेयता पढ़ेंगे तो अपने को कुछ बेसिक पॉइंट पता होने चाहिए, जो क्या है हम सभी के लिए जरूरी होते हैं। पहले तो अपनी बात आती है, तीन चीजें अपने पास बहुत ही कॉमन होती है। एक होता है दाब, एक होता है वाष्प दाब और एक होता है आंशिक दाब। तीनों में दाब की बात आती है, तीनों में बल की बात आती है। तो पहले अपने बात करते हैं दाब की। दाब क्या होता है? दाब दाब क्या होता है? मान लो एक पात्र है आपके पास, उस पात्र में कोई गैस भरी हुई है, ठीक है। उस गैस के द्वारा पात्र की सतह पर लगाया गया बल, वो क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। क्लियर? तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक पात्र में भरी गैस द्वारा पात्र की सतह पर लगाया गया बल दाब कहलाता है। किस? उस गैस का दाब कहलाता है। दाब कहलाता है। क्लियर? तो अपने पास क्या है? पात्र में गैस भरी हुई है। अब बात आ गई, सिर्फ एक गैस भरी होनी चाहिए। क्लियर? जो शुद्धतम अवस्था में हो, एक से ज्यादा आगे गैस नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक गैस होती है। और दूसरी बात आती है, वो है अपने पास बेसिक पॉइंट है, वो है वाष्प दाब। क्या है? वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या है? मान लो एक पात्र है और उस पात्र में क्या किया मैंने कि मैंने द्रव भर रखा है। ये मैंने क्या डाल दिया? उसके अंदर द्रव पदार्थ डाल दिया और द्रव बनाने के बाद में यहां पर क्या? गैस इकट्ठी हो जाएगी, वाष्प बन जाएगी, ठीक है। और वाष्प के द्वारा पात्र की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है। तो लिख देंगे, किसी बंद पात्र में, पात्र बंद ही होना चाहिए क्योंकि गैस अगर खुला हो तो गैस बाहर निकल जाएगी। किसी बंद पात्र में भरे द्रव की वाष्प के द्वारा पात्र की सतह पर लगाया गया बल उस वाष्प का वाष्प दाब कहलाता है। या वाष्प की जगह गैस ज्यादा सही रहेगा, गैस या द्रव दाब कहलाता है। अब बात आती है आंशिक दाब की। आंशिक दाब ही सबसे ज्यादा अपने पूछे जाने वाला पॉइंट है इसके अंदर। आंशिक दाब जिसे बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब। मान लो आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर एक से अधिक गैसें भरी हुई है, ठीक है। मान लो दो गैसें भरी हुई है, तीन भरी हुई है, अपने दो ले लेते हैं, आसान रहेगा। दो गैसें भरी है, ए एंड बी। ए के द्वारा जो दाब लगाया जाएगा वो ए का दाब होगा, या सी भी कर देते हैं। और ये अपने बी दबाव डाल रही है, बी का दाब होगा, और ये सी के द्वारा सी का दाब। यानी सी का दाब कुल दाब नहीं होगा, ए का दाब क्या होगा? वो सिर्फ ए का ही दाब होगा। और बी का दाब क्या? बी का दाब। तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? कुल दाब आ जाएगा। यानी जब एक पात्र में एक से अधिक गैसें भरी हुई हो
तो प्रत्येक गैस के द्वारा पात्र की सतह पर लगाया गया दाब उस गैस का आंशिक दाब कहलाता है। क्लियर? तो लिख देते हैं, यदि एक पात्र में एक से अधिक गैसें भरी हो, अधिक गैसें भरी हो, तो एक गैस द्वारा पात्र की सतह पर लगाया गया बल उस गैस का आंशिक दाब कहलाता है। दाब कहलाता है। काफी आसान है। यानी अगर कब, जब अपने पास एक गैस भरी हो तो सिर्फ दाब आएगा, वाष्प का दाब आए तो वाष्प दाब आएगा, और जब अपने पास एक पात्र में एक से अधिक गैसें भरी हुई हो, कितनी? एक से अधिक गैसें भरी हुई हो, तो एक गैस के द्वारा पात्र की सतह पर डाला गया दाब उस गैस का क्या कहलाता है अपने पास? आंशिक दाब कहलाता है। यानी आंशिक दाब सिर्फ ए से आएगा। इसे पी से दिखाते हैं आंशिक दाब को। ठीक है, किसे दिखाएंगे? पी से दिखाते हैं। तो मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं पी। पी मतलब पार्शियल प्रेशर। किसी गैस का आएगा ए का तो पी ए लिख देंगे, बी का आएगा तो पी बी लिख देंगे, सी का आएगा तो पी सी लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पर एक का आंशिक दाब क्या है? पी ए। ए का आंशिक दाब लिख देता हूं, ए का आंशिक दाब, आंशिक दाब क्या है अपने पास? पी ए। बी का आंशिक दाब कितना आ जाएगा? पी बी। ऐसे सी का निकाले तो पी सी आ जाएगा। सी का आंशिक दाब वो कितना है अपने पास? पी सी। आसान। अब करेंगे हेनरी का नियम। अब भाई ये तो बेसिक पॉइंट से पढ़ लिए। अब हेनरी का नियम क्या बोलता है? हेनरी का नियम कहता है कि अपने गैस को घोल रहे हैं द्रव में, किसको? गैस को द्रव में घोलेंगे तो उसके लिए क्या रूल लगेगा, क्या परिस्थितियां होगी, वो बताता है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम लिख देते हैं अपने हेडिंग डाल के, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम काफी इंपॉर्टेंट है और आता भी है क्वेश्चन। हेनरी का नियम क्या कहता है? हेनरी का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर, ताप क्या है? स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, तो पहली कंडीशन तो ये, किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा, किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा क्लियर, उस पर लगने वाले दाब के समानुपाती होती है। क्लियर? उस पर मतलब गैस पर मात्रा, गैस पर लगने वाले दाब के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। ये हेनरी का नियम है। इसको और भी अपने तरीके से करेंगे। अगर अपने कह दें कि भाई गैस है अपने पास, गैस की मात्रा क्या? m है, और गैस पर लगने वाले दाब क्या है? p है। तो अपने लिख देते हैं, माना गैस की मात्रा
की मात्रा क्या है अपने पास, m है। गैस पर लगने वाला दाब क्या है, P है। तो नियम के अनुसार क्या होगा, m समानुपाती P। यह हेनरी का नियम है। क्लियर। अब दूसरा नियम यह भी कहता है कि किसी द्रव में घुली हुई गैस की द्वारा, यह भी एक और बात है, किसी द्रव में घुली हुई गैस के द्वारा, ठीक है, पात्र पर लगाया गया दाब, यह भी लिख देता हूं मैं, किसी द्रव में घुली हुई गैस के द्वारा पात्र की सतह पर, यानी अब एक अपने पास है कंटेनर, ठीक है, उसके अंदर कोई गैस घुली हुई है द्रव में, और गैस के द्वारा पात्र की सतह पर लगने वाला आंशिक दाब आ गया, क्योंकि एक से अधिक गैसें भरी होगी ना। आंशिक दाब उस गैस के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। क्लियर। उस गैस की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। कि मोल भिन्न को किससे दिखाते हैं, x से दिखाते हैं, समानुपाती होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर। अब याद रखना है, पात्र की सतह या दीवारों पर ज्यादा सही रहेगा, यहां पर सतह या दीवारों लिख दो, ठीक है, सतह या दीवारों पर बात है कि द्रव में घुली हुई गैस के द्वारा, यानी गैस है द्रव में घुली हुई, ठीक है, उसके द्वारा पात्र की दीवारों पर लगाने वाला आंशिक दाब उस गैस के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यानी आपके पास क्या है, ये कंटेनर ले रखा मैंने, ये वाला ऐसा कंटेनर ले लिया। क्लियर। और कंटेनर में मैंने क्या भर दिया, ये लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और ये गैस है ये अपने पास, ठीक है। पहले रूल के मैं बता रहा हूं, ये जैसे जैसे अपने दाब बढ़ाएंगे, ये क्या m समानुपाती P, ये तो पहला रूल है अपने पास, यानी जितना ज्यादा दाब बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा क्या गैस घुलेगी, ठीक है। और मैं यहां लिख देता हूं, m क्या है अपने पास, गैस की मात्रा होगी इसमें पहले में, और P अपने पास क्या होगा, P अपने पास होगा वाष्प दाब। वाष्प दाब ये कि लिक्विड है, लिक्विड वाष्प में बदल गया। क्लियर। अब दूसरे वाले में देखो, ये अपने पास दूसरे वाला क्या कह रहा है, ये अपने पास कंटेनर है। क्लियर। इसके अंदर क्या है अपने पास, ये भरा हुआ है, ठीक है, हाँ, ये लिक्विड भरा हुआ है, और घुली हुई, इसके अंदर जो घुली हुई गैस की मात्रा है, ठीक है, वो उस पर लगने वाले मात्रा के द्वारा, ठीक है, पात्र की दीवारों पर जो दाब लगेगा, आंशिक दाब लगेगा, उसे क्या है, P बोलेंगे, और गैस की जो मोल भिन्न होगी उसके समानुपाती होगा, यानी P समानुपाती X। ये लिख दिया मैंने, यहां तक क्लियर। P अपने पास क्या है, आंशिक दाब, P अपने पास क्या है, आंशिक दाब, और X अपने पास क्या है, मोल भिन्न, क्या है, मोल भिन्न। अब मोल भिन्न के बाद में अपने देखेंगे न्यूमेरिकल में क्या काम आएगा अपने पास, ठीक है। ये अपने पास है P बराबर, ये हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्थिरांक आ जाएगा, उस स्थिरांक है KH X। KH क्या है अपने पास, हेनरी गैस स्थिरांक, क्या है, हेनरी गैस स्थिरांक है,
याद रह जाएगा बात, सिंपल सी बात। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है अपने पास पास्कल। क्या होती है? पास्कल या बार। ठीक है, पास्कल या क्या होती है? बार होती है। सिंपल सी बात है। ठीक है, और इसमें कोई ज्यादा माथा पच्ची अपने को करनी नहीं है। करनी इसलिए नहीं है क्योंकि ये अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। अब देखें न्यूमेरिकल का जो ग्राफ आता है, यानी आंशिक दाब और मोल भिन्न के मध्य ग्राफ क्या एक सीधी रेखा आनी चाहिए। आंशिक दाब और मोल भिन्न के मध्य ग्राफ, आंशिक दाब दाब P और मोल भिन्न के मध्य ग्राफ, मोल भिन्न क्या अपने पास x, इनके मध्य जो ग्राफ आएगा वो क्या एक सीधी लाइन आना चाहिए। ये अपने पास कॉन्सेप्ट। अब ये तो हो गए। ठीक है, एग्जाम में सीधा आता है हेनरी का नियम, इसका ग्राफ बनाओ, ज्यादा माथा पच्ची नहीं है। ठीक है, अब करेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। क्या करेंगे? हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, यानी क्या काम आता है हेनरी का नियम? हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या है, सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए, जो अपने पास कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आते हैं ना, ठीक है, उसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली रहती है। सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? CO2 को उच्च दाब, जितना ज्यादा दाब ज्यादा होगा उतनी ज्यादा विलेयता अधिक होगी। ठीक है, लिए बोतलों को उच्च दाब पर भरा जाता है। क्लियर? ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है जो पहाड़ों पर लोग रहते हैं ना, ऊंचाई पर जो लोग रहते हैं, उनके खून में क्या ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है। ठीक है, जिसके कारण उनको एक रोग हो जाता है एनॉक्सिया करके, एनॉक्सिया। ठीक है, क्योंकि पहाड़ों पर दाब कम होता है, ऊपर की तरफ जाते हैं तो दाब कम हो जाता है, इसलिए गैसें घुलती नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। क्लियर? ठीक है, जिसके कारण वहां के लोग कमजोर, मद बुद्धि, दिमाग उनका कम काम करता है। ठीक है, बौने भी होते हैं। तो मैं लिख देता हूं, ऊंचाई पर रहने वाले लोगों में लोगों के रक्त में ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है। क्या? ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है, क्योंकि ऊंचाई पर दाब कम होने के कारण गैसों की विलेयता कम होती है, ठीक है। इसे एनॉक्सिया कहते हैं, एनॉक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनॉक्सिया कहते हैं, ठीक है। एनॉक्सिया कह दिया। और इसके कारण क्या होता है, वहां के लोग क्या बौने मंदबुद्धि कमजोर होते हैं, ठीक है।
इस कारण व्यक्ति बोलना मंदबुद्धि कमजोर रह जाता है। अब तीसरा, जो गोताखोर होते हैं ना, गोताखोर वो क्या करते हैं, जैसे ही गोताखोर करने समुद्र में डुबकी लगाते हैं, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो लिख देता हूं, गोताखोर जब समुद्र में जब पानी में गोता लगाते हैं तो वे O2 के साथ हीलियम गैस युक्त सिलेंडर ले जाते हैं, क्या कारण है इसका कि गोताखोर O2 के साथ हीलियम गैस युक्त सिलेंडर ले जाते हैं। होता क्या है कि पानी में वायु दाब ज्यादा होता है, जैसे समुद्र के नीचे जाते हैं तो वायु दाब ज्यादा हो जाता है, इसलिए रुधिर में, खून में क्या हानिकारक गैसें घुलने लग जाती है। क्लियर। और क्या होता है, क्योंकि वहां पर नीचे नीचे जाएंगे तो गैसों की विलेयता बढ़ेगी। क्लियर। लेकिन जब भी गोताखोर वापस समुद्र की सतह पर आएगा तो क्या वायुमंडलीय दाब कम होगा और गैसें, हानिकारक गैसें वापस बाहर निकलने लग जाएगी। क्लियर। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि दाब बाहर आ जाती है, जिससे क्या है कि रुधिर में बुलबुले बन जाते हैं। ठीक है, और रुधिर के बुलबुले से बन जाते हैं, और इस समस्या को क्या बोलते हैं, क्रैम्प्स। हीलियम का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये रुधिर में कम घुलती है। तो लिख देते हैं कि पानी में वायु दाब अधिक होने के कारण खून में हानिकारक गैसों की विलेयता बढ़ जाती है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब में वृद्धि होती है। परंतु जब गोताखोर वापस सतह पर आता है तो वायुमंडलीय दाब सामान्य होने के कारण रुधिर के बुलबुले बन जाते हैं। इस समस्या को क्या बोलते हैं, क्रैम्प कहते हैं। क्लियर।
और हीलियम का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि हीलियम रुधिर में लगभग अविलेय होती है। आसान। तो ये तरीका काफी आसान है और याद भी रखने में ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट का नियम तो ये जो अपने बेसिक 3 चीजें पढ़ी थी वो ही उसी पर आधारित है। राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, धनात्मक ऋणात्मक विचलन है क्या, ये चीजें अपने इसके अंदर पढ़ेंगे। तो राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी मिश्रण में एक से अधिक गैस भरी हुई है, ठीक है। भरी होने पर क्या होता है कि किसी एक गैस के द्वारा लगाया गया आंशिक दाब, ठीक है, मैं लिख देता हूं। राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार जब एक पात्र में अनुसार किसी एक पात्र में एक से अधिक गैसें भरी होने पर, याद बात रखनी है, एक पात्र में एक से अधिक गैसें भरी होने पर, ठीक है, तो क्या होता है कि एक गैस द्वारा लगाया गया आंशिक दाब, ठीक है, तो इसको काट भी सकते हैं, थोड़ा आसान छोटी कर देते हैं परिभाषा को। पात्र में किसी एक, छोटा हो गया ना, गैस द्वारा लगाया गया आंशिक दाब, ठीक है, ये छोटा हो गया दाब, उसके शुद्ध अवस्था में लगाए गए दाब, यानी जब आंशिक दाब किसके समानुपाती, क्या, शुद्ध अवस्था में लगाए गए दाब, ठीक है, और उस पात्र में जो आंशिक दाब तो होता है उसे अपन दिखाते हैं P से, ठीक है, और शुद्ध अवस्था में जो दाब होता है उसे दिखाते हैं अपने P ओरिजिनल से, ठीक है, दाब, ठीक है, लगाया गया दाब, उसके आंशिक दाब तथा उसकी शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब, उसके शुद्ध अवस्था में लगाए गए दाब तथा उस गैस की मोल भिन्न क्या होता है अपने पास, x होता है, ठीक है, यानी आंशिक दाब, उसके शुद्ध अवस्था में लगाए गए दाब PO और गैस की मोल भिन्न, ठीक है, के गुणनफल का परिणामी होता है। क्लियर? अब आपको इसको तरीके से समझाता हूं। मान लो आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये अपने पास भरा हुआ है, तरीके से समझा रहा हूं, तरीके से, ये अपने पास P कोई कंटेनर, इसमें शुद्ध गैस भरी हुई है, क्या, शुद्ध गैस भरी हुई है, और इसके अंदर के गैस है कौन सी, A, सिर्फ A गैस भरी है, तो इस अवस्था में इस गैस का दाब को शुद्ध ही होगा। क्लियर? तो यहां पर P ओरिजिनल A का शुद्ध
अवस्था में दाब, ये हो गया P ओरिजिनल A। ठीक है, और दूसरा अपने पास B, ये अपने पास क्या, P ओरिजिनल B, B का शुद्ध अवस्था में दाब। तो जब एक गैस भरी होती है तो उसे वो क्या बोलते हैं, प्योर गैस बोलते हैं उस, और उसका दाब भी क्या होता है, प्योर होता है, शुद्ध होता है। क्लियर। अब मैं क्या करूं, इन दोनों को मिक्स कर दूं, एक कंटेनर बना दूं नया। ठीक है, याद आ, इसमें इधर तो भरी है जो गैस है वो है क्या, ए भरी हुई है, ए भरी हुई है, और इधर क्या भरी हुई है, बी। ठीक है, बी गैस भरी हुई है, और इधर अपने पास क्या, ए गैस भरी हुई है। तो यहां पर जो ए का दाब आएगा, दोनों मिक्स हो रखी है, तो ये क्या है, ए का आंशिक दाब आएगा, आंशिक दाब, और वो क्या आएगा, पी ए, और यहां पर क्या आएगा, बी का आंशिक दाब, का आंशिक दाब, वो क्या होता है अपने पास, पी बी। अब ये रूल कहता है कि मान लो एक कंटेनर है, उसमें किसी एक गैस द्वारा लगाया गया आंशिक दाब, मान लो ए ने दाब लगाया आंशिक दाब। क्लियर। ए का आंशिक दाब क्या, पी ए। उस गैस के शुद्ध अवस्था में दाब, ए का शुद्ध अवस्था में दाब क्या था, पी ओ ए, ओ मतलब ओरिजिनल, तथा उस गैस की मोल भिन्न के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुणनफल के लिए डॉट लगा दूं, मोल भिन्न एक्स और ए, ये हो गया अपने पास पी का आंशिक, ए पी एक गैस का आंशिक दाब। क्लियर। ए का आंशिक दाब, ए का गैस, ए का आंशिक दाब, आंशिक दाब। ठीक है, उसी तरह से बी का निकालेंगे फिर, बी का आंशिक दाब, गैस बी का आंशिक दाब, पी बी, पी ओ बी डॉट एक्स बी। ठीक है, कुल दाब निकालेंगे तो क्या आएगा, कुल दाब, कुल दाब निकालने के लिए अपने को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे दोनों को। कुल दाब क्या आता है, पी टोटल, पी जो भी अपने पास दो गैस तीन गैस जितनी भी है, ठीक है, पी ए प्लस पी बी, ये अपने पी ए का मान रखेंगे, पी ओ ए एक्स ए प्लस प्लस पी ओ बी एक्स बी, ये अपने पास पी टोटल, ये अपने पास आ गया राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है, ये चीज अपने पास सिंपल सी इसने बताई। तो अब देखो, ये ए गैस का दाब, बी गैस का दाब, तीनों को अपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये अपने पास क्या है, राउल्ट का नियम है, इसे अपने आसानी से कर सकते हैं। अब कुछ अपने न्यूमेरिकल कर देते हैं। ठीक है, आसान से न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल करके फिर इसके नेक्स्ट पार्ट को करेंगे, राउल्ट के नियम का पालन कौन करते हैं नहीं करते। ठीक है, अब मैं कहता हूं क्वेश्चन ये, ए व बी के शुद्ध अवस्था में दाब क्रमशः, दाब क्रमशः कितने, 200 व 300 एटीएम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम मतलब वायुमंडलीय दाब। क्लियर। और यदि ए के 2 मोल व बी के 3 मोल ले लें, 8 मोल ले लें,
ठीक है। यदि A के 2 मोल तथा B के 8 मोल ले तो आपको पहला ज्ञात करना है, पहले अपने ज्ञात करना A का आंशिक दाब, फिर B का आंशिक दाब, A का आंशिक दाब, फिर करना आपको B का आंशिक दाब, और फिर आपको करना है कुल दाब। तो सबसे पहले अपने काम क्या, मोल भिन्न निकालनी है। क्या निकालनी है? मोल भिन्न। A की मोल भिन्न निकालनी है तो आपको क्या निकालना, XA निकालना है। तो पहले तो A के मोल बटे कुल मोल। A के मोल कितने हैं देख लेते हैं, 2 है शायद, 2, और B के मोल कितने हैं, 8। तो कुल मोल कितने हैं, 2 + 8 कितने, 10 हो गए। ये हो गया 0.2। क्लियर? 0.2। अब उसी टाइप से अपने B के मोल भिन्न निकालेंगे। B की मोल भिन्न यानी XB। तो ये सेम फॉर्मूला, B के मोल आ जाएंगे, मोल बटे कुल मोल। B के मोल कितने, 8 है, कितने टोटल, 10.8 आ गया, यानी मोल भिन्न निकाल ली। अब A का आंशिक दाब निकालेंगे। A का आंशिक दाब, A का आंशिक दाब क्या है अपने पास, PA, यानी शुद्ध अवस्था में दाब क्या था, 200। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, POA डॉट XA। POX शुद्ध अवस्था में 200 इंटू कितना, 0.2, पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या है, 10 आ जाएगा, यानी कितना, 40 ATM। ठीक है, और B का निकालेंगे, B का आंशिक दाब निकालेंगे। ठीक है, क्या, PB। तो क्या आएगा, POB डॉट XB। कितना था ये, 300 इंटू कितना, इंटू 0.8, ये हटाए नीचे क्या है, 10 आ जाएगा, ये 240 ATM। अब कुल दाब करते हैं, कुल दाब तीसरा, यानी P टोटल, PA प्लस PB। PA कितना है अपने पास, 40, PB कितना है अपने पास, 240, कुल आ जाएगा अपने पास 280 ATM। आसान? तो ये अपने पास आसान सा कॉन्सेप्ट है। इसी टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास, न्यूमेरिकल, फटाफट करने वाले न्यूमेरिकल आते हैं, जिसमें क्या माथापच्ची नहीं करनी। जितनी ज़्यादा अपन आसानी से करेंगे उतना ही ज़्यादा अपने पास क्या हो जाता है, ये आसान हो जाते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में अपने करेंगे 2 टाइप के विलयन होते हैं, आदर्श अनादर्श, फिर धनात्मक ऋणात्मक विचलन, और इस टॉपिक को अपने क्या करेंगे, खत्म करेंगे, और 3-4 क्लास में सॉल्यूशन को खत्म कर देंगे। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।